हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं किसी प्रकार का सीरीज या टेस्ट या न्यूज़ लेकर आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज का शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक देखिए आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। वह वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी उनका नाम था जॉन डाल्टन, इसलिए वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ही जो थे ये परमाणु सिद्धांत की खोज किए थे। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न है सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो सूर्य से सबसे जो नजदीकी ग्रह है, जो सबसे निकटतम ग्रह है वह बुध है। तो इसलिए दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुध। सूर्य का सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हो गया बुध, इसलिए दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो गति के नियम के प्रतिपादन करने वाले थे वो आर्किमिडीज साहब थे, इसलिए तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्किमिडीज। गति के नियम का प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रश्न आपसे हम कर रहे हैं वह ओ वाला प्रश्न है जो आपको टेस्ट में पूछा गया था, लेकिन टेस्ट में आपको आंसर नहीं बताया गया था। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होगी कि कितना मेरा सही होगा कितना गलत होगा। तो इसलिए इस मिलाते भी चलेंगे और एक क्वेश्चन को मैं इसलिए भी दोहरा रहा हूँ कि क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सभी प्रश्न को लिख लीजिएगा और इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। और अभी तक जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। तो तीसरा का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज। गति के नियम का प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है मेसोन के खोजकर्ता कौन है। मेसोन मेसोन के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए है पाउली, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है थॉमसन और ऑप्शन डी है यूकावा। तो मेसोन के जो खोजकर्ता थे वो थॉमसन को कहा जाता है, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेसोन के खोजकर्ता कौन है तो थॉमसन जी हैं। मेसोन के खोजकर्ता थॉमसन को कहा जाता है। तो इसलिए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थॉमसन। अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न कहता है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन के 3 गति नियम थे। कितने गति नियम? 3। न्यूटन के जो थे 3 गति नियम है, ठीक है। अब तो कहता है यहाँ पे कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम, यानी कि एक था, दूसरा नियम था और तीसरा नियम था। तो कहता है कि इन तीनों में से ये न्यूटन के नियम है, ठीक है। ये जो नियम है न्यूटन के हैं। तो कहता है कि इनमें से कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। या तो पहला नियम करेगा जड़त्व की व्याख्या, या दूसरा नियम करेगा, या तीसरा नियम करेगा। तो इन तीनों में से बताना है कि कौन सा नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है। क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उसका आंसर नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपके पास कितना हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए उसको सबसे पहले आपको समझना है और समझने के बाद उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और जब एक बार क्वेश्चन समझ जाइएगा तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपके सामने इजी हो जाता है। तो सबसे पहले है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए में है देखिए प्रथम नियम, ऑप्शन बी में है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी में है तृतीय नियम और ऑप्शन डी में है नॉट। मतलब कि 3 ही नियम है तो ऑप्शन डी को हटा ही दीजिए।
तो ऑप्शन ए, बी, सी, अब 3 आंसर बच गया। तो न्यूटन के गति का जो नियम है, कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो द्वितीय नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय जो नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है, ठीक है। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है, तो इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, ठीक है। मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है तो वह कौन सा परिवर्तन होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आप समझ रहे होंगे। मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए में है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी में है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी में है उदहरणपातन और ऑप्शन डी में है उपचयन या अपचयन। तो मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है तो वह जो होता है उपचयन अपचयन प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम को हवा में जलाना उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चंद्रमा के धरातल से, चंद्रमा के धरातल से देखने पर, देखिए प्रश्न समझिएगा, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न। चंद्रमा के धरातल से, जैसे पृथ्वी का धरातल है वैसे ही चंद्रमा के धरातल से कहता है देखने पर आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है श्वेत और ऑप्शन डी है काला। तो चंद्रमा के धरातल से जो आकाश का रंग दिखाई देता है वो बिल्कुल काला, हमेशा काला दिखाई देगा, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, तो इसलिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि हमसे उत्तर देने से पहले आप उत्तर दे दें तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न कहता है विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो विभव या विभवांतर, विभव या तो हो विभव हो या विभवांतर हो, दोनों का जो एसआई मात्रक होगा वो वोल्ट ही होगा। तो विभव का एसआई या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो 7-8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट। तो इसलिए विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए हम कहने का मतलब कि प्रीमायर इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लाइव क्लास करते थे तो 30 क्वेश्चन का रहता था और 30 क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाते थे, करीब 40 मिनट 45 मिनट टाइम लग जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम क्यों ना वीडियो बना के दिया जाए, उतना ही क्वेश्चन को कम समय में सोल्व किया जाए, बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होगी, समय का बचत होगा। और अगर मान लिया जाए कि 30 क्वेश्चन हम 30 मिनट में भी अगर कंप्लीट कर देते हैं तो कहने का मतलब कि अगर 15 मिनट और बचता है, ऐसे लाइव 45 मिनट में समाप्त होती है और यह 30 मिनट में समाप्त हो जाती है, तो 15 मिनट का टाइम बचता है और उस 15 मिनट में बच्चा जो है क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो इसलिए हमने प्रीमायर करने का कार्य किया। तो बिल्कुल अच्छा सोच है। अगर आप लोगों को यह खराब लगता है और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें लाइव ही ठीक था, तो कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको लाइव चाहिए या फिर यही वाला चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में, देख लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है ओम के नियम के अनुसार किसका मान अचर होता है? ओम का नियम पढ़ोगे, ओम का ऐसे होता है सिंबल। ओम के नियम के अनुसार किसका मान जो होता है अचर होता है? ऑप्शन ए है विद्युत का, ऑप्शन बी है विभवांतर का, ऑप्शन सी है ताप का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम जो के अनुसार ताप का मान अचर होता है। किसका मान अचर होता है? ताप का। इसलिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार ताप का जो मान होता है अचर होता है। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, ताप का। अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कहता है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है और दाढ़ी बनाने में
प्रश्न पूछ सकता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चूंकि अगर दाढ़ी छोटा छोटा है और अगर नाई को अगर अवतल दर्पण लगाया हुआ है और सपोज दैट मान लिया जाए अवतल दर्पण अगर छोटा इमेज दे, छोटा प्रतिबिंब दे और अगर दाढ़ी छोटा है तो वो तो और छोटा दिखा देगा नाई को, इसलिए दाढ़ी बनाने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, क्योंकि छोटा से अगर छोटा दाढ़ी भी है तो वो बड़ा दिखाई दे। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है घड़ी साज के यहाँ। क्यों? क्योंकि घड़ी में छोटे छोटे पार्ट होते हैं और उसे देखने के लिए अगर छोटा पार्ट है और अवतल दर्पण से बड़ा दिखाता है तो उसको बनाने में सुविधा होगी घड़ी साज को, तो इसलिए घड़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर को, नर्स को मरीज देखने में, मरीज के दांत देखने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, अगर जोन ऐसा जहां काम होता है जहां छोटा चीज को बड़ा दिखाया जाए वहां अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है। याद रखेंगे, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बड़ा। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो भी अवतल होता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न कहता है दाढ़ी बनाने में, देखिए क्वेश्चन आ गया है पर मैंने जो आपको बताया वो क्वेश्चन आ गया। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त होता है मतलब प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो अवतल प्रयोग दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयुक्त होता है, जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। तो इसलिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। और क्यों पूछा गया है? क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को बहुत बारीकी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा विद्युत जनित्र। क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहा जाता है। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न कहता है 14 नंबर जो प्रश्न है कहता है विद्युत फ्यूज। विद्युत जो फ्यूज होता है, फ्यूज क्या है? फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। यह एक सुरक्षित डिवाइस है। ठीक है, तो फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज होता है सभी के घरों में, आजकल जो फ्यूज होते हैं सभी के घरों में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूज होता है बड़े बड़े मशीन यानी कि हो गए कूलर, हो गए पंखा, हो गए एसी, हो गए टेलीविजन, हो गए रेफ्रिजरेटर, हो गए, सभी को बचाने में उसका अहम योगदान होता है। अगर बाय द वे अगर एक करंट का प्रवाह तेज हो जाए, करंट बहुत अधिक मात्रा में आने लगे, तो उससे प्रभावित होता है कौन? फ्यूज। तो इसलिए फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है। और विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत होता है वो ऑप्शन नंबर ए सूर्य हो जाएगा। वास्तविक स्रोत क्या होता है? सूर्य। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो होता है सूर्य को कहा जाता है। इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया होती है? दूध से दही बनने में
सभी के घरों में अक्सर दूध से दही बनाया जाता होगा, खासकर मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। तो दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया। दूध से दही बनाना किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है, तो इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 के बराबर और ऑप्शन डी है 2। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो इसलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में, देखिए थोड़ा ऊपर चला गया, निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में जो है कौन सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इन चारों में जो सर्वोत्तम जो चालक है वो चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। और चांदी का प्रयोग सभी जगह नहीं किया जाता है। चांदी का जो प्रयोग है खासकर सौर प्लेट में किया जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर प्लेट में चांदी के तार लगे होते हैं, ठीक है। जो उजला उजला जो शरीर आपको जो दिखाई देता है रेखा, वो चांदी के तार का बना होता है। और महंगे महंगे जहाँ यंत्र लगे होते हैं वहाँ चांदी का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम चालक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी। तो इसलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न के। बिल्कुल इजी प्रश्न बट इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है पत्थर और ऑप्शन डी है पानी। तो जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहा जाता है वो हीरा को कहा जाता है। देखिए कठोर प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पे पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे प्राकृतिक पदार्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, जिसको हम लोग डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा हो जाएगा, इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कहता है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe। क्या होता है? Fe, लोहा। और इसकी जो परमाणु संख्या होती है 26 होती है। कितनी? 26। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 हो जाएगी, इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, तो इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल इजी प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 28। तो शुद्ध सोना को देखिए, शुद्ध सोना का हार कभी नहीं बनाया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट? 24 कैरेट, बी आंसर। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, और इसका जो हार है नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसका हार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अब कहेगा कि जैसा सोनार कहता है कि भाई शुद्ध सोना का है, इसमें मिलावट नहीं है, शुद्ध सोना है। तो फिर जब शुद्ध सोना है तो इसका हार क्यों नहीं बनाया जाएगा? तो शुद्ध सोना जो होता है मुलायम होता है, लचीला होता है। शुद्ध सोना कैसा होता है? मुलायम होता है। और आप समझ सकते हैं कि जब मुलायम होगा तो उसका हार बनेगा क्या? नहीं, हार बिल्कुल नहीं बनेगा। मुलायम चीज का हार नहीं बनेगा। और उसे कड़ा करने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो लेकिन हार जिस सोना से हार बनाया जाता है वो 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट? 22 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना का हार कभी नहीं बनाया जाता। शुद्ध सोना 24 कैरेट का, जबकि हार जिससे हम हार बना सकते हैं वो 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट? 22 कैरेट। और उसी में कोई मिलावट भी कर देता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का बना होता है, तो इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है,
मानव शरीर का सामान्य तापमान, जनरल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, NT नॉर्मल टेम्परेचर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस देख लीजिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहीं फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट अगर स्केल में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, जब साइंस खत्म होने के कगार पर रहेगी तो इस सभी प्रैक्टिकल चीज़ को बता दूंगा। तो तब तक इतना फिलहाल ऑब्जेक्टिव में पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए ए का राइट आंसर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न कहता है रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त, जिसको हम लोग ब्लड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, खून, ठीक है। तो रक्त जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। रक्त 3 प्रकार के होते हैं, रक्त 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे आती है कि 3 प्रकार के होते हैं रक्त, क्या 3 प्रकार के? कौन कौन होता है भाई? तो रक्त जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है RBC, पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो पहला RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। तो रक्त जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के रक्त, 3 प्रकार के। अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न कहता है अस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? अस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? बायो का क्वेश्चन है, हालांकि बायो पूछता नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर कोई साल पूछ दिया है, इस कारण मैं इसमें बायो भी करा देता हूँ एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। अस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है तना में, ऑप्शन बी है जड़ में, ऑप्शन सी है पत्ती में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अस्टोमेटा जो पाया जाता है वह पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। अस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। इसलिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अस्टोमेटा पत्ती में पाया जाता है। अस्टोमेटा जो होता है पत्ती में पाया जाता है। तो इसलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न कहता है, देख लीजिए, नदियों में पानी बहने के लिए, नदियों में जो पानी बहती है, नदियों में पानी बहने के लिए निम्न में कौन सा बल लगता है? नदियों में जो, देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य, एनीबॉडी, संसार के कोई भी कार्य को करने के लिए हमें बल की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर खाना ही है, खाना जो हम लोग खा रहे हैं, मान लिया जाए कि हम लोग खा रहे हैं, तो उस खाने के लिए भी हमें बल की आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो आपका हाथ तक नहीं उठेगा, अंगुली भी नहीं हिलेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए, बोलते हैं, हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कितने मेहनत के साथ, कितने संघर्ष के साथ हम लोग तैनात रहते हैं बोलने के लिए, लगातार आधा घंटा 45 मिनट लगातार बोलना रहता है, क्या, किस लिए? क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो नदियों में पानी बहने के लिए भी इसी प्रकार से कौन सा बल लगता है? ठीक है, ऑप्शन ए है घनत्व बल, ऑप्शन बी है गुरुत्व बल, ऑप्शन सी है स्थितिज बल और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल। तो नदियों में पानी बहने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बल लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय बल, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, घनत्व बल। नदियों में पानी बहने के लिए निम्नलिखित में घनत्व बल लगता है, घनत्व, ठीक है। तो इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनत्व बल। नदियों में पानी बहने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बल लगता है? तो घनत्व बल। देखिए, बल, किसी भी कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सुबह से ही बच्चों को पढ़ाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेरा ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना। कभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो कभी ऑफलाइन पढ़ाते हैं। सुबह में पढ़ाते हैं और शाम तक पढ़ाते हैं, सिर्फ दोपहर में
कुछ घंटों के लिए हमको छुट्टी मिलता है। तो वो किसके कारण पढ़ाते हैं? बल के कारण। ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, मेरा कोचिंग है ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो छुट्टी मिलती है 9 बजे, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाते हैं। तो 9 बजे के बाद आपको फिर ऑनलाइन पढ़ाया जाता है 9:30 के बाद। तो इसमें हम बोलते हैं, पढ़ाने के लिए हमें बोलने की आवश्यकता होती है, ऑफलाइन में लिखने की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? बल के कारण, ऊर्जा के कारण। और ये ऊर्जा कहाँ से आता है? तो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उसके कारण। हम जिस उमंग से, जिस श्रद्धा से हम पढ़ाते हैं, लेकिन उसका फल मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन कितना, जितना हम मेहनत करते हैं उतना करें। अगर उतना सभी लोग मेहनत करते हैं तो फल घनात्मक, यानी कि फल जो है पूर्ण रूप से आ सकता है। खैर उतना हम नहीं कहेंगे। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है? प्राथमिक ईंधन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें पूछ रहा है प्राथमिक ईंधन कौन नहीं है? नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है। देखिए, हम लगातार आधा घंटा बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखते होंगे आप, हम फर्स्ट में कुछ और बोलते हैं किसी और बल के साथ, लेकिन अंत होते होते हम मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि बल जो है अत्यधिक मात्रा में निष्कासित होती है। ऐसे तो कहा जाता है कि ऊर्जा का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। ऊर्जा का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। सिर्फ होता क्या है? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो ठीक है, तो ऊर्जा का ना ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो खैर, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है फलक अल्कोहल, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है चारकोल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फलक अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, फलक अल्कोहल। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फलक अल्कोहल। तो इसलिए 26, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ईंधन नहीं है? तो फलक अल्कोहल। फलक जो अल्कोहल है प्राथमिक ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो इसलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिश्रित किया जाता है तब बर्फ का गलनांक क्या होता है? जब नमक को आप समझ रहे होंगे साल्ट कहा जाता है। जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप में से मिश्रित किया जाता है तब बर्फ का जो गलनांक होता है बर्फ का, वो क्या होता है? तो जो बर्फ का गलनांक होता है अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। तो इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक जो होता है अनंत हो जाता है। तो इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो बच्चे लिख रहे होंगे वो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। तो जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिलाया जाता है तो बर्फ का गलनांक अनंत हो जाता है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। देख लेंगे, एक बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह जो है किस नियम का पालन करता है? आप बस पे बैठे होंगे तो देखे होंगे, जो अगर डायरेक्ट गाड़ी स्पीड में है और ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आगे की ओर सभी लोग झुक जाते हैं। ट्रेन में आप देखे होंगे, जब ट्रेन का जो ब्रेक लगती है तो सभी जो व्यक्ति है हिल जाती है आगे से पीछे से आगे की ओर, यानी कि झुक जाती है। क्यों? किसके कारण? ऑप्शन ए है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण, ऑप्शन बी है न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण, ऑप्शन सी है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण और ऑप्शन डी है संवेग के नियम के कारण। तो यह जो बात होती है कि सवारी जो है आगे की ओर झुक जाती है, यह जो होती है न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण होता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण होता है। तो इसलिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण। तो इसलिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है अक्सर हाँ परीक्षा में पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के कारण। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर।
29 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जबकि कोई बाहरी पिंड पर कार्य नहीं करता है। बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। कहने का मतलब आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे। मान लिया जाए कि एक गेंद है, ठीक है, एक गेंद है जिससे आप खेलते हैं। अगर वह गेंद, कहने का मतलब, यह जो वैज्ञानिक थे उनका कहने का मतलब था कि एक पिंड विराम अवस्था में है, यानी कि गेंद को एक स्थान पर रख दिया गया तो वह विराम अवस्था में है और वह तब तक नहीं चलेगा जब तक कि कोई हाथ से लेकर फेंक न दे या जब तक कि कोई बल्ला से न मार दे। यानी कहने का मतलब कि जब तक कोई जो है उसमें टच न कर दे, वह तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य न करे। तो यह किसका कहना था कि अगर एक गेंद है तो जब तक नहीं चलेगा तब तक कि कोई उसके मारता नहीं हो या छूता नहीं हो या कुछ, मतलब कि बाहरी बल नहीं लगाता हो, कब तक, किसने कहा था? ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन ने। तो यह जो कहना था, यह कहना था गैलीलियो साहब का कि जब एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलीलियो। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलीलियो साहब ने। क्या हो जाएगा? गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु की जड़त्व की लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन सी आयतन पे और ऑप्शन डी है संवेग पे। तो एक वस्तु के जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता होती है वो किस पे होती है? तो वह जो होती है द्रव्यमान पर होती है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान पर। तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर होती है, तो इसलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान पर। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे होती है? तो द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक तो अवश्य बनता है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले दिन इसी टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।